अच्छा जनाब, आज है 9 नवंबर 2023 और पाकिस्तान में आज सुबह छुट्टी थी। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताएं। मोमेंटम अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कंडीशन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। खैर, जो असली सवाल है वो बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या हो रहा था? बी पार्ट में बड़ा हो ये रहा है कि कोई फायर वर्क हो रहा है और उस फायर वर्क में कोई, हमारी जुबान में कोई बॉम्ब यहाँ पर है और वो बॉम्ब बड़ा सा बॉम्ब होगा, मैंने छोटा बनाया है, वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा, जब वो ब्लास्ट हुआ है तो उसमें से जो पीसेस निकले, वो एक पीस ये रहा, दूसरा पीस ये रहा, तीसरा पीस ये रहा, तो 3 डिफरेंट पीसेस इससे पैदा हुए और वो एक्सप्लोड होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अच्छा, जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन डायरेक्शंस में उनकी मास को भी बताया हुआ है और उनके एंगल को भी बताया हुआ है। पूछ के रहे हैं, यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थीटा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको थीटा कैलकुलेट करना है। सर, थीटा कैसे कैलकुलेट करें? तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो बिफोर कोलिजन तो सब कुछ जीरो है। बिफोर कोलिजन सब कुछ जीरो है। बिफोर कोलिजन का मतलब, अच्छा जनाब, बिफोर कोलिजन का मतलब ये जब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो एक्सप्लोजन से पहले सब कुछ स्टेशनरी था, तो बिफोर में तो सब कुछ स्टेशनरी है, इज इक्वल टू आफ्टर में सब कुछ मूव हो रहा है। और जब सब कुछ मूव हो रहा है तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एक्स एक्सिस पे काम करना चाहिए या वाई एक्सिस पे काम करना चाहिए। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई इतना सिंपल तो होगा नहीं। तो अरीशा से हम मशवरा ले लेते हैं। अरीशा, आप बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को हम एक्स एक्सिस पे करें या वाई एक्सिस पे करें? अच्छा, वाई एक्सिस पे। तो भाई अरीशा ने हमें मशवरा दिया है सर वाई एक्सिस से शुरू करें, तो वाई एक्सिस से कर लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस को भी डिस्कस करेंगे कि अरीशा ने उसको मना क्यों करा है। अच्छा बेटा, ज़रा देखिए, जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसका मोमेंटम पॉजिटिव होगा और उसका मास है 3m, उसकी वेलोसिटी है 7 और उसका एंगल, यानी कि अगर हम साइन थीटा की लैंग्वेज में बात करें तो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल लेते हैं, तो एंगल होगा साइन 90। या आप कह लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पर ही जा रहा हो तो उसमें एंगल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वरना साइन 90 होता वन है। अच्छा जी, अब नीचे की तरफ आ जाए। तो जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जा रहा है तो इसका मोमेंटम माइनस में होगा। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे माइनस होता है। 1.5m इसका मास है, इसकी वेलोसिटी 8 है और इसका एंगल लिया जाएगा साइन थीटा। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास वो भी नीचे जा रहा है, तो मास 2m है, उसकी वेलोसिटी 6 है और थीटा उसका साइन थीटा है। ठीक है ना? पहले तो हमने ये वाई एक्सिस पे इसकी बना ली इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद अब आप अगर गौर करें तो पूरी इक्वेशन में m कॉमन है, तो पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें तो m कैंसिल हो जाता है। ठीक है जनाब। अब जो नंबर बाकी बचे, इन नंबरों में जो नंबर माइनस के उनको उठा के मैं उधर फेंक रहा हूँ। तो जनाब 1.5 × 8 साइन थीटा, इसी तरह प्लस 6 × 2 = 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 7 × 3 = 21। अच्छा बेटा, लेफ्ट साइड को 1.5 × 8 प्लस 12 कितना बन जाता है साइन थीटा? 1.5 × 8 करते तो मेरे ख्याल में 12 हो जाएगा, 12 + 12 मेरे ख्याल में 24 हो जाएगा। थीटा निकालना है तो साइन थीटा पहले बनेगा 21/24 और इधर से बेटा साइन हटाओगे तो साइन वाला अगर बन जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है जी 61 डिग्री। ठीक है ना? अब आंसर आ रहा है जी 61 डिग्री। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया वाई एक्सिस पे, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर आपने एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं किया, तो सर एक्स एक्सिस पे भी एक ट्राई मार के देखें। एक्स एक्सिस पे क्या होगा सर? एक्स एक्सिस पे होगा ये कि बिफोर कोलिजन तो सब कुछ जीरो है, सॉरी बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन में है तो सर ये वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, तो ये किसी काउंटिंग में ही नहीं आएगा। उसके बाद अच्छा मैं समझ गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड के बराबर आ जाएगी। थीटा नहीं निकलने वाला, थीटा नहीं निकलेगा।
ठीक है बेटा अरीशा, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा तो कैलकुलेशन में ये आएगा नहीं, इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, थीटा का आंसर नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल आपने सही फैसला किया। अच्छा जी, उसके बाद है कैलकुलेट रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 m वाले का और 1.5 m वाले का। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ना कराओ, काइनेटिक एनर्जी में कोई एंगल वेंगल का चक्कर तो होता नहीं है। सीधा सीधा हाफ, सीधा सीधा मास, हाफ मास, और जो वेलोसिटीज दी हुई हैं उन वेलोसिटीज के स्क्वायर करोगे तो आराम से रेशो आ जाएगा, इसमें कोई एंगल का चक्कर तो है नहीं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन 4 नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ आ रहा है। जी हाँ जी, सब कुछ आ रहा है। तो जरा देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये है कि एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, ये बॉल जा रही है ऊपर। लेकिन बिल्कुल आपको बताऊं, इस क्वेश्चन नंबर 5 इतना आसान क्वेश्चन है कि ना करवाएं तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करवाएं तो अच्छा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बड़े आप आराम से खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आ सकती है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले पूछ रहे हैं, बताइए वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन के लिए आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी में लिखोगे एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अच्छा जी, जो बी पार्ट है, जरा बेटा बी पार्ट के अंदर देखिए, बी पार्ट है अ लेजर पार्क राइड कंसिस्ट ऑफ अ कैरेज दैट मूव्स अलोंग अ रेल्ड ट्रैक, पार्ट ऑफ द ट्रैक लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन, और ये आर्क एक्स से वाई तक की जा रही है, रेडियस इसका 13 मीटर है। मास बता दिया है, पॉइंट एक्स पर इसकी वेलोसिटी है 22 हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और जब ये वाई पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी है 12 वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है जनाब, कह रहे हैं शो दैट डिग्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में हाफ मास फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ मास इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके अंदर u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, मास ये दिया हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, शो दैट क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो इसके अंदर खास बात है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें चाहिए होता है वर्टिकल डिस्टेंस, जमीन से वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से वर्टिकल डिस्टेंस 13 मीटर का है, तो इसमें भी 13 मीटर में कोई ऐसी बात नहीं आनी है, मास दिया हुआ है, हाइट को 13 मीटर लोगे, सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब यहां से मैं जरा सवाल को आराम से करूंगा, यहां से नहीं भाग रहा। क्वेश्चन है कि एक्स से लेकर वाई तक जो लेंथ ऑफ ट्रैक है ये 20 मीटर का है। एक्स से लेकर वाई तक जो लेंथ ऑफ ट्रैक है वो है जनाब 20 मीटर, ये हमने शो करना है, लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक, अब मास हम आपसे मशवरा लेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल समझाने वाला है। बताइएगा लेंथ ऑफ ट्रैक, और ट्रैक है सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का ये है एक छोटा सा सेगमेंट, तो क्या बात जहन में आती है बेटा आपके अम्मास, कोई बात जो जहन में आती हो बताइए। बिल्कुल जनाब। सर हम इस क्वेश्चन को ना इस तरह से डील करेंगे कि अगर हम गौर करें तो ये एक कंप्लीट सर्कल का एक सेगमेंट है, जब ये सेगमेंट है और 1/4 सेगमेंट है, ठीक है ना, तो पूरा जो सर्कल होता है इट इज 2 पाई आर, पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, तो ये इसका होगा 1/4, तो 1/4 2 पाई आर, it is the length of it is the length of सर्कुलर आर्क, और सर्कुलर आर्क भी एक्स से लेके वाई तक की, तो मैंने लिखा जी 1/4 होगी और 2 पाई आर होगी, इट इज एक्स टू वाई आर्क लेंथ। ठीक है ना, और ये जो आर्क लेंथ है इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो पाई 3.142 है, रेडियस इसका बेटा 13 मीटर है, 2 को मैंने 4 से सिंप्लीफाई करके अपॉन 2 लिख दिया है। तो जब आप x से लेके y तक का डिस्टेंस निकालोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट 20 मीटर, तो वो डिस्टेंस 20 मीटर आ जाएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आप जरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट है वो भी मुझे लिख देना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट है 7.4 एक्सपोनेंट 4,
और काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट है वो भी लिख देना चाहिए, बल्कि दिया हुआ है 9.9 एक्सपोनेंट 4, 9.9 एक्सपोनेंट 4। तो काइनेटिक एनर्जी 9.9 है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का चेंज 9.9 एक्सपोनेंट 4 है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 7.4 एक्सपोनेंट 4 है। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर होते तब तो खैर थी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी कम आ रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एनर्जी लूज हो रही है। और कहाँ एनर्जी लूज हो रही है? तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो पक्की बात है वहां पर वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स हो रहा है, वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स हो रहा है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी 9.9 एक्सपोनेंट 4, पोटेंशियल एनर्जी 7.4 एक्सपोनेंट 4, वर्क सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस ये वाला, क्योंकि हम x टू y जा रहे हैं, तो x टू y जाने में डिस्टेंस होगा 20 मीटर, क्योंकि हम सर्कुलर ट्रैक की लेंथ के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जी। अब आप जनाब इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करोगे, माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसको 20 से बटा डिवाइड करोगे, डिवाइड करके रिजल्ट आ जाएगा 1300 न्यूटन। रिजल्ट आ जाएगा 1300 न्यूटन। तो इसमें एक तो मुझे लगता है ये वाली चीज समझाने वाली थी, ये पुरानी है। अच्छा, अब जरा ये वाले आखिरी दो पार्ट है ना, ये भी समझाने वाले हैं। ये आखिरी दो पार्ट भी समझाने वाले हैं। क्या हो रहा है जनाब? कह रहे हैं डिस्क्राइब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम की डायरेक्शन सर एक्स पर क्या होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन वाई पर क्या होगी, और इन दोनों की निकालनी है चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बना रहा होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो मोमेंटम और वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के ऊपर टेंजेंट बना रहा होता है। तो अब आप गौर कीजिएगा, जब ये कैरेज पॉइंट एक्स पे था तो इसका मोमेंटम हॉरिजेंटल था, जब ये वाई पर पहुंचा तो इसका मोमेंटम वर्टिकल हो गया। क्वेश्चन है, बताइए दोनों के बिटवीन में कितनी डायरेक्शन का चेंज आया है? ठीक है जनाब। तो बहुत इजी लैंग्वेज में हम कह देते हैं जनाब 90 डिग्री का चेंज आया है। लेकिन अगर थोड़ी लंबी करना चाहें तो हम यूं लिखेंगे कि एट एक्स मोमेंटम इज हॉरिजेंटल, एट वाई मोमेंटम इज वर्टिकल, सो चेंज इज 90 डिग्री। ठीक है जनाब। मोमेंटम की डायरेक्शन में जो चेंज आया है वो 90 डिग्री का चेंज आया है। एक्स पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन, वाई पर वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए दोनों के बिटवीन में जो चेंज है वो चेंज जनाब 90 डिग्री का चेंज है। यानी एक्स के ऊपर जो मोमेंटम था वो हॉरिजेंटल था, जो वाई पे मोमेंटम है वो वर्टिकल है। तो एक्स वाला मोमेंटम हॉरिजेंटल, वाई वाला मोमेंटम वर्टिकल। कह रहे इन दोनों मोमेंटम में डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। बताइए चेंज की मैग्नीट्यूड कितनी है? क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड की, सॉरी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है जनाब। पहले तो डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन तो खाली 90 डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। क्वेश्चन है कि बताइए दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम लोग बना लेंगे पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन, पैथागोरस थ्योरम बोला, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन। तो हेड टू टेल रूल हमें ये सिखाता है, हेड टू टेल रूल हमें ये सिखाता है कि मोमेंटम एक्स एक्सिस पर ये था, मोमेंटम वाई एक्सिस पर ये रहा। ठीक है जनाब। एक्स एक्सिस पे ये रहा, वाई एक्सिस पे ये रहा। अगर मैं ये बनाता हूं तो ये चेंज नहीं है, ये तो पी एक्स और पी वाई का रिजल्टेंट है, पी वाई और पी एक्स का रिजल्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? अरे जनाब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं सर? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं
कि क्या होगा चेंज। तो चेंज के लिए क्या करेंगे, ये मैंने आपको एक हल्का सा इशारा दे दिया, मैं पूरी बात खुद नहीं कहना चाह रहा, मैं रुक रहा हूँ। अरीशा पहले आप बताइए बेटा, मोमेंटम की चेंज के लिए आपके दिमाग में क्या बात आती है बेटा, मोमेंटम का चेंज। चेंज का मतलब डिफरेंस होता है बेटा। लेकिन इसने चेंज की ना खाली मैग्नीट्यूड पूछी है, और अगर चेंज की मैग्नीट्यूड पूछी है ना, तो मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं पी एक्स और पी वाई का रिजल्टेंट निकालूं, या इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता है सर, जो ये पी एक्स है ना, पी एक्स को ऐसे ही रखें, डिफरेंस निकालना है तो दूसरे वाले को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में भी लेके जाएंगे ना, तो आपस की बात है, जो रिजल्ट इसका आएगा ना वही रिजल्ट इसका आएगा। डायरेक्शन पूछ नहीं रहा मैं, खामखा में बच्चों को इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करके तंग कर रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास दो मोमेंटम है, एक मोमेंटम एक्स एक्सिस पर है, दूसरा मोमेंटम वाई एक्सिस पर है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट निकाल लूं, तो रिजल्ट असल में ये है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए कि कितना चेंज आ गया, तो चेंज के लिए हम एक को माइनस करेंगे, और जब मैं पी वाई को नीचे माइनस में लेके जाऊंगा, तो दिस विल बी द डिफरेंस। पर इसे भी कैलकुलेट करने के लिए लगाना पड़ेगा जनाब वही पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाइएगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ बेटा बोले बोले। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप इस तरह कह लें, क्योंकि इसने हमें ये नहीं बताया भाई कि किसको किस में से माइनस करना है, इसलिए मैंने किसी भी एक को उल्टा कर दिया। लेकिन मैं आपकी इस वाली बात को और आगे बढ़ा देता हूँ, जो बात आपने बोली है कि पी एक्स राइट हैंड पे था, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड पे ले जाऊँ तो ये हो गया माइनस का पी एक्स, ये रहा मेरा पी वाई। तो जब मेरा ये रहा पी वाई, तो ये बन गया पी वाई माइनस पी एक्स। और इसका भी रिजल्ट निकालूंगा ना, तो ये सारे के सारे 90 डिग्री पे जा रहे हैं, तो इसका भी पाइथागोरस से ही डिफरेंस निकलेगा। ठीक है। अच्छा, जब मैंने तुम्हें, क्योंकि अब मैं थोड़ी और लंबी करने जा रहा हूँ, अलीजा, जब मैंने तुम्हें वो कराया था एमसीक्यूज वाला, ये वाला चैप्टर, तो एमसीक्यूज में तो मैंने तुम्हें एक और मेथड सिखाया था। वो मेथड ये था कि दोनों वेक्टर्स की ना टेल्स को एक जगह पे लेकर आ जाओ, दोनों वेक्टर की टेल्स को एक जगह पे लेकर आ जाओ। ठीक है जनाब, ये पी एक्स है, ये पी वाई है। ठीक। अब अगर तुमने निकालना है पी वाई माइनस पी एक्स, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ये वाला होगा, और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये बन जाएगा पी वाई माइनस पी एक्स। ठीक है ना। तो कुछ भी कर लो, बनना सर उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम ही है। ठीक है जी। तो चलिए जनाब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इट इज चेंज, चेंज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एक्स मोमेंटम स्क्वायर ऑफ वाई मोमेंटम। एक्स पर वाले मोमेंटम का स्क्वायर प्लस वाई वाले मोमेंटम का स्क्वायर। एक्स पे मोमेंटम क्या था सर, बॉडी का मास था 580, मास था 580, वेलोसिटी थी 22, प्लस वाई पर मास था 580, वेलोसिटी थी 12। सर इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर के अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर के अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा मोमेंटम का चेंज। ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो मोमेंटम का चेंज का रिजल्ट आएगा 1.5 एक्सपोनेंट 4। ठीक। पहले इसको कॉपी कर लें, फिर किसी बच्चे से कमेंट्री कराने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा साइम, आप थोड़ा सा लेट आए थे क्लास में, लेकिन आपको मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही है कि एक कोई कार है, कैरेज है, सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, जब वो नीचे वाले पॉइंट पर है, एक्स पॉइंट पर है, तो उसका मोमेंटम है पी एक्स, और जब वो वाई पर पहुंचती है तो उसका मोमेंटम हो जाता है पी वाई। ठीक है जनाब। पूरा सवाल आसान है मेरे ख्याल में, खाली आखिर के दो पार्ट मुश्किल है कि एक तो बताइए डायरेक्शन का चेंज कितना है, तो बेटा मैंने डायरेक्शन का चेंज समझाया 90 है। फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि बताइए मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो चेंज का मतलब होता है पी वाई माइनस पी एक्स। और पी वाई माइनस पी एक्स कैलकुलेट करने के लिए, मतलब चेंज निकालने के लिए माइनस करना है। माइनस का मेथड मैंने इनको वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया है कि दोनों वेक्टर की टेल्स को मिला दें, दोनों वेक्टर की टेल्स को मिला दें, और टेल्स को मिलाने के बाद पी वाई माइनस पी एक्स है, तो आप इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ये वाला नंबर होगा। और इस डायग्राम में साफ नजर आ रहा है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है, इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो इट विल बी द चेंज ऑफ मोमेंटम। साइन बेटा ये बात समझ में आती है, क्योंकि वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर में आप मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता आपको आती है भाई वाली बात या नहीं आती। जी बेटा साइन। चले अच्छी बात है जी। अब मास बेटा आपको भी पूरी बात समझ में आ गई है मास। और इफरा तुमने ये वाली पूरी बात समझ ली इफरा। चले अच्छी बात है जी। अच्छा ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलाकर आ गए, तो इस चीज को मैंने कर लिया। अच्छा इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है, जैसे 6 सवाल तो मैंने लाइन से ये वाले करा लिए,
अब 6 सवाल लाइन से ये वाले करने के बाद, 6 सवाल ये वाले लाइन से करने के बाद जरा ये वाला सवाल देखें। ये वाला सवाल इतना मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। जरा करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पहले तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करें। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मैंने कल ड्राइव की हुई है आपके सामने, ठीक है ना। तो इसकी इसकी तो मैं डेरिवेशन कर नहीं रहा। अब जो असली सवाल है बेटा वो ये वाला बी पार्ट। बी पार्ट क्या, जरा सुनना। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में भी प्रिंट हुआ हुआ है, रीड एंड राइट में। और इसने इसको यहाँ पर भी प्रिंट किया हुआ है। पर ये सवाल है भारी, इसलिए ये सवाल अभी हम लोगों को कर लेना चाहिए। है क्या क्वेश्चन, तो जरा सुने। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाऊं ताकि ये सवाल मेरे लिए समझाना आसान हो। ये बताएं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो जाए, टूट जाए, तो ब्लास्ट होने से पहले हम सब कुछ जीरो लेते हैं, और ब्लास्ट होने के बाद कहते हैं इसका मोमेंटम इक्वल टू इसका मोमेंटम, ठीक है ना। मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। तो बी राइट हैंड पे जा रहा है तो बी का मोमेंटम पॉजिटिव होगा। ए लेफ्ट हैंड पे जा रहा है तो ए का मोमेंटम नेगेटिव होगा। माइनस ए मोमेंटम उधर चला गया तो इट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी। तो जो बात मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ इस सवाल को कराने के लिए, बेटा गौर से सुनना। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होके जो दो पीसेस बनते हैं, हमेशा वो दोनों पीसेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमेशा। और उन दोनों के मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है जनाब। हमेशा दोनों के मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर मैं किसी गन से किसी बुलेट को फायर करूं, तो जब मैं बुलेट फायर करूंगा तो बुलेट फायर करने से पहले सब कुछ स्टेशनरी होगा, यानी जीरो। लेकिन बुलेट फायर करने के बाद बुलेट राइट हैंड पे भागेगी, गन लेफ्ट हैंड पे भागेगी। तो मैं बोलूंगा मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम बराबर होंगे, ठीक है जनाब। अगर आपको ये बात मेरी अच्छी तरह याद हो गई है तो अब मैं अगले सवाल में आपको लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है जनाब। ये समझ लें ये बॉम्ब है। इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल फायर हो गया। जब ये अल्फा पार्टिकल फायर हुआ तो फायर होने से पहले पूरा एटम यूरेनियम था। लेकिन जब इसमें से अल्फा पार्टिकल फायर हुआ तो यूरेनियम जब लेफ्ट साइड पे भागा तो कह रहे हैं वो यूरेनियम बन चुका है थोरियम। आपको पता है यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, थोरियम में। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ और फिर मैं टॉपिक पे आपको लेके जा रहा हूँ। यूरेनियम ब्लास्ट होने से पहले है। जब यूरेनियम ब्लास्ट हुआ तो यूरेनियम के दो पीसेस बन गए। एक पीस है अल्फा, दूसरा पीस है थोरियम। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। बेटा इफरा मुझे ये बताओ, अल्फा और थोरियम जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो आपके दिमाग में फौरन क्या बात आना चाहिए। बस 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 यही कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे। इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत करके पूरी बात समझाई कि सर अब ये दोनों भागेंगे तो दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे, ठीक है जनाब। दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे, ये बात याद रखिएगा एक बात, ठीक है ना। बेहतरीन बेटा, आपने हमारी बात को बढ़ा दिया। अच्छा, फिर ये हमें बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी अल्फा की बता रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की बता रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी अल्फा की वैल्यू है 6.69 एक्सपोनेंट -13। ये बताइए। और पूछ क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं जनाब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करें और थोरियम की काइनेटिक एनर्जी बताएं। थोरियम की काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक है। मैं थोरियम की काइनेटिक एनर्जी पढ़ाने जा रहा हूँ। थोरियम की काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक। अलबत्ता एक और छोटी सी बात सीखिए। वो बात बेटा ये है कि एनर्जी की यूनिट हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं इन जनरल जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। लेकिन जब कभी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे बिजली की कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है। और जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की एनर्जी होती है ईवी। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसको बेटा कहीं कॉपी कर लें। एनर्जी की जनरल यूनिट जूल है, पर बड़ी यूनिट किलोवाट आवर है। अब किलोवाट आवर की कोई सर्टेन वैल्यू होती होगी, 3.6 एक्सपोनेंट 6।
पर अभी मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी तरह ईवी की भी एक सर्टेन वैल्यू है, और वो वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, और ये नंबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो डेटा शीट में ईवी की वैल्यू नहीं लिखी होती, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा होता है। तो बस याद रखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जूल में लिख दूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जूल में लिख दूं, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर सवाल में लफ्ज लिखा हो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता है किलो का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -16 बन जाएगा। अगर मैं बोलूं MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब होगा एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बन जाएगा। तो बेटा कहना ये चाहता हूँ कि ये नंबर बेटा कॉपी कर लो। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सपोनेंट -19 होगा, सॉरी, खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -19 होगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -16 होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13 होगा, क्योंकि उसके अंदर वो एक्सपोनेंट ऐड होगा तो ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने मेरे ख्याल में क्वेश्चन की बेस तैयार कर ली है, और अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जरा सुनिए। क्वेश्चन ये है कि जनाब यूरेनियम का न्यूक्लियस फायर कर रहा है अल्फा, और जब वो अल्फा फायर करेगा तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी बता दी है, और थोरियम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। थोरियम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। सिर्फ और सिर्फ अम्माज मुझे सवाल समझा दो, क्या बताया है, क्या पूछने जा रहे हैं अम्माज बेटा? सवाल में क्या बताया है और क्या पूछने जा रहे हैं? हाँ। हाँ। हाँ, एक बात हो गई। दूसरी बात ये बताइए, जब वो ब्लास्ट होता है तो दो टुकड़े बनते हैं, दोनों टुकड़े हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। जब कभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो फौरन दिमाग में क्या बात आना चाहिए? दोनों के, हाँ बोलो बोलो। बस बस ये बात ठीक है ना। अब चले जी, इसी बात के ऊपर मैं सवाल को लेके जाना चाह रहा हूँ। और सवाल को लेके जाने के लिए चले जी, आप लोगों के पास, जिसके पास बुक है, तो बेटा आप लोग सॉल्व यहाँ करोगे। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि मुझे वैल्यूज देखने में आसानी रहे। ठीक है जनाब। तो चलें जी, लिखिएगा कि मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने कल रेगुलर क्लास में करवाया हुआ है कि मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थोरियम। ठीक है जनाब। जब यूरेनियम में से थोरियम इमिट होगा तो थोरियम का मोमेंटम इक्वल टू अल्फा का मोमेंटम। ठीक है जनाब, पहली बात हो गई। फिर ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला उन्होंने क्वेश्चन में आपको ड्राइव करवाया हुआ है, और इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को वो आपसे आगे सॉल्व करवाना चाहेगा। क्या? कि मोमेंटम का स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। और अगर खाली मोमेंटम निकालना हो तो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ठीक है जनाब। ये रिलेशन बराबर में, इस रिलेशन को बेटा मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्या रिलेशन है सर? अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा। और अंडर रूट में मोमेंटम की जगह आएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m ऑफ अल्फा पार्टिकल। इधर थोरियम में आएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ठीक है जनाब, लेफ्ट साइड अल्फा के लिए और राइट साइड थोरियम के लिए। अच्छा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। अब ये जो शक्ल बनी है, इस शक्ल में लेफ्ट साइड पे मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की वैल्यू दी हुई है 6.69 एक्सपोनेंट -13। 6.69 exponent -13, it is the kinetic energy of अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई टू, टू को ऐसे ही रहने दें। फिर मुझे चाहिए अल्फा पार्टिकल का मास। अल्फा पार्टिकल का मास, तो बेटा सब लोग ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में पढ़ के आए होते हैं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के जैसा होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4, और 4 को 4u लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। u का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4u, तो मैंने अल्फा पार्टिकल का मास लिख दिया 4u। इज इक्वल टू, राइट हैंड पर आ जाए,
जब आप राइट हैंड पर आएंगे तो ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम, और आपको याद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम तो कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई टू, टू को बेटा मैंने ऐसे ही लिखा, फिर लिखा हुआ है एम। एम के लिए मैं 2 मिनट रुकूंगा और साइम बेटा आपसे पूछूंगा कि इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। थोरियम का मास भी उसने हमें लिख के दिया हुआ है, कितना है थोरियम का मास साइम बेटा? 234, बिल्कुल आपने सही बताया सर, थोरियम का मास है 234 U। ठीक है जनाब, केमिस्ट्री वाले कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये यू में है। ठीक है जनाब, और याद रखिएगा दोनों तरफ यू है, इसलिए यू से यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कोई बच्चा बोले नहीं सर यू होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको लंबी करके बताऊं। यू होता है प्रोटॉन का मास, उसकी वैल्यू इतना बड़ा नंबर होती है। अब मैं इतना बड़ा नंबर दोनों तरफ पहले लिखूं फिर उसको काटूं, इससे बेहतर है मैंने इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय दोनों तरफ यू लिखा, और मैंने बता दिया भाई यू से यू क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी, और मैंने मार्किंग स्कीम में नजर मारी है, उसने तो यू लिखना भी पसंद नहीं किया है, जबकि उसको यू लिखना चाहिए था ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये ग्राम है किलोग्राम है क्या। तो जो अटोमिक मास होता है, रिलेटिव अटोमिक मास, वो होता है यू, और यू की वैल्यू होती है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। एग्जामिनर ने ये भी नहीं लिखा है। अच्छा चले जनाब, हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। और बेटा देखिए दोनों तरफ कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, हाँ सर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को बेटा सब्जेक्ट बना लें। और जब आप काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाते हो तो लेफ्ट साइड पे बेटा नंबर लिखा हुआ है 6.69 एक्सपोनेंट माइनस 13 इंटू 4। इधर बेटा 234 मल्टीप्लाई था, 234 बेटा हमारा के डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा जूल्स में। ठीक है ना, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रिजल्ट होगा जूल्स में, और जूल्स में रिजल्ट आ रहा है 1.14 एक्सपोनेंट माइनस 14, 1.14 एक्सपोनेंट माइनस 14। पर आंसर उसने पूछा है सर के ईवी में बताएं, तो इसको के ईवी में कन्वर्ट करने के लिए सर जो आंसर आया हुआ है ना, इस आंसर को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें। सर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16, और माइनस 16 से बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 71 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जनाब, तो मैं डिवाइड वाले नंबर को भी समझा देता हूँ दोबारा, पहले जरा बच्चे कॉपी कर लें। मैं इसको डिवाइड करने की वजह बताता हूँ, पूरा आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि मैंने डिवाइड करा क्यों। बेटा मैं दोबारा पूरा से दोबारा से बताता हूँ, रुक जाए, पहले बेटा कॉपी कर लें इतना। हाँ बेटा एफरा ये बताइए यहाँ तक की कैलकुलेशन सही है, जो आखिरी स्टेप समझ में नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ऊपर की जो बातें हैं इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोलेंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। सर जब यूरेनियम ने अल्फा पार्टिकल फायर किया तो यूरेनियम कन्वर्ट हो गया थोरियम में, थोरियम को मोमेंटम अल्फा के मोमेंटम के बराबर होगा, मोमेंटम को हमने बराबर से ड्राइव किया, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2m, तो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2m लिखा मैंने, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी एक गिवन थी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अल्फा पार्टिकल का मास 4u होता है, थोरियम का मास 234u होता है। काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाया, आंसर आ गया जूल में। जब आंसर जूल में आ गया तो अब मैंने क्या करा है जरा उस काम को देखें। बेटा ये बताइए 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16 जूल बराबर होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू तो बेटा याद होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, इसके अंदर तो कोई वो है ही नहीं ना सवाल, ये तो आपको याद करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सपोनेंट माइनस 19 होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16। अब यहाँ से बेटा जूल की वैल्यू निकाल लो, जूल की वैल्यू निकाल लें। सर जूल की वैल्यू निकालनी है तो 1 जूल बराबर है सर ये नंबर मल्टीप्लाई, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और इसी से मुझे ये गाइडलाइन मिल रही है कि अगर मैंने जूल को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो जूल की जगह जूल की वैल्यू डालूंगा।
अब जूल की वैल्यू क्या है सर? जूल की वैल्यू है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस नंबर। इसलिए मैंने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -16 से कर दिया डिवाइड, यानी मैंने जूल की वैल्यू यहां से निकाली और जूल की वैल्यू को यहाँ लाके मैंने पुट कर दिया, और जब पुट करा तो 1.6 एक्सपोनेंट -16 डिवीजन में आ गया, और जब डिवीजन में आ गया तो आंसर आ गया 71 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बेटा, क्या ये कन्वर्जन का मेथड ये समझ में आया बेटा? कभी भी कन्वर्जन करना हो ना, तो जो वैल्यू रटने वाली है वो रटी हुई वैल्यू लिखें, और उसमें से जिस चीज को एलिमिनेट कराना है, जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो हमें जूल को एलिमिनेट कराना था, तो मैंने जूल की वैल्यू निकाली और जूल की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दी, पुट करी तो खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया 71 के ईवी। हाँ बेटा अलीजा, ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये असल में सवाल ही जो है ना, ये क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का। ये हमने पता नहीं क्यों डाल दिया, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। और A2 की फिजिक्स में तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ईवी ईवी होता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स असल में A2 की फिजिक्स में। अच्छा चलें जनाब, ये वाला क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में सवाल कराने का लायक था बेटा, वो मैंने आपको करा दिया। और अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे पूरा क्वेश्चन पावर का नजर आ रहा है, इसलिए मुझे ये भी करा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला सवाल तो वही है, पावर को डिफाइन करें। तो आप लिखोगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को तो जाने दें, अगले सवाल में है। कह रहे हैं कार का मास 1500 केजी है, कार आगे भाग रही है, कार पर रेजिस्टिव फोर्स 1200 लग रही है। कह रहे हैं बताइए द फोर्स एफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द कार। तो देखो, जो कार से फोर्स आती है ना, इट इज फोर्स ऑफ इंजन, इट इज द फोर्स ऑफ इंजन। तो जो कार से फोर्स आ रही है वो कार के इंजन से फोर्स आ रही है, और वही कार का इंजन है जो इस कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भगा रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सीलरेशन 0.82 है। तो मैं यूं कहूंगा कि भाई इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है कार की ड्राइविंग फोर्स, जो कि कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूँ। दूसरी लग रही है रेजिस्टिव फोर्स, जिसको मैं आर एफ से डिनोट कर रहा हूँ। हमेशा नेट फोर्स की जगह लिखा करो एम ए। ठीक है जनाब। और रेजिस्टिव फोर्स माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगी। और जब रेजिस्टिव फोर्स वहां जाके प्लस हो जाएगी तो आ जाएगी अब कार की ड्राइविंग फोर्स। अब कार का मास 1500 है, कार का एक्सेलरेशन 0.82 है, रेजिस्टिव फोर्स 1200 है, कार की ड्राइविंग फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर में 2430, पर सारे नंबर 2SF में दिए हुए, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके एग्जामिनर ने 2400 लिखा हुआ है। तो इट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार, ये कार से आने वाली ड्राइविंग फोर्स है। अब पूछना है क्या चाह रहे हैं? सर कह रहे हैं पावर बताएं। तो यार पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। और वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो कोई खास सवाल नहीं हुआ। जो आखिरी पार्ट है शायद इसके अंदर कोई मुश्किल बात कहना चाह रहा हो। तो कह रहे हैं द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आपको याद है एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो वी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेयर वी इज द स्पीड ऑफ कार, सजेस्ट व्हाई द कार हैज मैक्सिमम स्पीड, सजेस्ट व्हाई द कार हैज अ मैक्सिमम स्पीड। इस बात का क्या मतलब है? वेयर वी इज द स्पीड ऑफ कार, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ कार। क्वेश्चन एक नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन को जरा पहले पढ़ के पकड़े कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा जनाब, इसके अंदर जो मुझे बात समझ में आ रही है बेटा, वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम कार को भगाते हैं, तो जब हम कार को भगा रहे होते हैं तो कार को भगाने में कार का इंजन ड्राइविंग फोर्स लगा रहा होता है, और वो ड्राइविंग फोर्स शुरू में कार में एक्सेलरेशन पैदा करती है। पर ये एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। और बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आता है कि कार अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, तो जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसी वाली बात को लेकर आइए कि टर्मिनल वेलोसिटी हमें जब मिलती है
टर्मिनल वेलोसिटी हमें जब मिलती है जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कार भी जब मैक्सिमम वेलोसिटी पकड़ लेती है तो फिर फर्दर तेज नहीं होती, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो भी टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ लेती है। और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ लेती है तो उस वक्त कार की इंजन की ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स दोनों क्या हो चुकी होती है, बराबर हो चुकी होती है। और जब रेजिस्टिव फोर्स बराबर हो चुकी होती है तो आप देखिए रेजिस्टिव फोर्स ही के बारे में तो बता रहे हैं कि रेजिस्टिव फोर्स वी स्क्वायर के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वी क्या है, स्पीड ऑफ कार। तो कह रहे हैं सजेस्ट वाई कार हैज अ मैक्सिमम स्पीड, कार की मैक्सिमम स्पीड वी होती है। तो जरा इसका आंसर बेटा लिखिएगा, बेटा इसका आंसर लिखिएगा इनिशियली कार हैज एक्सेलरेशन, speed increases up to maximum value v, then driving force equals to resistive force। जब रेजिस्टिव फोर्स, जो रेजिस्टिव फोर्स है एयर के रेजिस्टिव फोर्स, और एयर के रेजिस्टिव फोर्स जब ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाती है, तो अब जनाब ये जो वेलोसिटी v है ना, ये v वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहे हैं कि ये कार की मैक्सिमम स्पीड है। सजेस्ट व्हाई द कार हैज मैक्सिमम स्पीड v, v से आगे वो जा ही नहीं सकती। v से आगे क्यों नहीं जा सकती सर, v पर कार की ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स के बराबर हो चुकी है, और कार इस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुकी है। और जब कार टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुकी है तो सर फर्दर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बेटा मैंने बिल्कुल लाइन से तकरीबन 9 सवाल यहाँ से करा दिए। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जो रीड एंड राइट की बिल्कुल नई वाली बुक है ना, उस नई वाली बुक के एडिशन में चलते हैं। और ये नई वाली जो बुक है, ये अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। रीड एंड राइट की नई वाली बुक, ये रीजन आप रीड एंड राइट की नई वाली बुक, ये है जनाब बिल्कुल नई बुक। और नई बुक में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को जरा बेटा पढ़ें क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जी डिफाइन पावर, पावर की डेफिनेशन आपको आती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आ जाइए क्वेश्चन के बी पार्ट में, क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहे हैं जनाब, एक कार है और ये कार नीचे से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है ए से बी। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स है इट इज 440, ठीक है, अपोजिट द मोशन ऑफ कार। कह रहे हैं स्टेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है जनाब। तो जरा देखिए कार को इन्होंने शायद शुरू कराया है रेस्ट से, कार मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम ए टू बी, एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक्ट कर रही है। हाँ बेटा जरा बताइए ए से बी में चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर जब कांस्टेंट स्पीड है, जब स्पीड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड में सर जाहिर सी बात है देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड में काइनेटिक एनर्जी का चेंज बेटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसे भी बंदा पकड़ लेगा भाई कैलकुलेशन नहीं, कोई चालाकी कर रहा है। तो चालाकी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फिर कह रहे हैं कैलकुलेट वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। तो सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है रेजिस्टिव फोर्स वाली 440, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है ए से बी तक का 25 मीटर। कोई बच्चा बेटा मल्टीप्लाई करके हमें बता दे क्या आंसर आ जाएगा। 440 मल्टीप्लाई दैट नंबर, क्या आ रहा है रिजल्ट बेटा बताएं। 11,000 आ रहा है, तो 11,000 आ गया वर्क डन। अच्छा अब कह रहे हैं कि कार मूव कर रही है ए से बी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और खुद बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज 4.8 एक्सपोनेंट 4 है। इंक्रीज इन हाइट बताएं, बताइए कितनी हाइट उसकी इंक्रीज हुई है। तो सर इसमें भी एम जी एच अगर हम कर लें, मास दिया हुआ है, कार का मासा दिया जी 1700, सर कार का मास है 1700, और पोटेंशियल एनर्जी खुद दे रहा है जी, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है 4.8
एक्सपोनेंट 4, मास दिया हुआ है, जी हमें पता होता है, एच निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा मुझे सवाल लग रहा है कि 4.8 एक्सपोनेंट 4 को डिवाइड कर दें जी से, जो कि 9.8 है, और मास से जो कि 1700 है, और बेटा इसको भी सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आ रहा है। 2.8। लेकिन ये सवाल बहुत ही बिलो द स्टैंडर्ड, मतलब आसान सा सवाल है। सारी वैल्यूज देते जा रहे हैं, पुट करते चले जा रहे हैं, थीटा पूछ रहे हैं। तो थीटा निकालने में भी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि सर थीटा निकालना है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली लाइन 25 मीटर की है, तो ये 25 मीटर दी हुई है। ये हाइट अभी अभी हम लोगों ने निकाल ली है, जो आपने मुझे बेटा बताइए 2.8 मीटर है। तो अगर थीटा निकालना है तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई अपोजिट, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो लगा दीजिए साइन थीटा, और साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और उसमें से थीटा भी आ जाएगा। तो थीटा भी बेटा बता दें अलीजा बेटा। 6.4 ये थीटा आ गया इसका, ठीक है ना। अब 6.4 इसका थीटा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक का सवाल तो बहुत ही 0 0 0 मतलब आसान सा चल रहा है। अरे ये डी पार्ट में कह रहे हैं इंजन ऑफ द कार इन बी प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पावर इतनी टू मूव द कार अलोंग द स्लोप, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कार फ्रॉम ए टू बी। अब इसके अंदर भी देखिए खुद इन्होंने बता दिया जनाब कि पावर इतनी है, और आउटपुट पावर बेटा इतनी है, आउटपुट पावर बता दी है, और थीटा भी आपको पता है, टाइम पूछने जा रहा है, टाइम पूछने जा रहा है। ठीक है जी। तो बताइएगा पावर, आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर से टाइम पूछना चाह रहे हैं, तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो जरा सुनिएगा। सर इंक्लाइन प्लेन में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो जो पावर होती है ना, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। तो सर नीचे से ऊपर जाना पोटेंशियल एनर्जी होता है आउटपुट। ठीक है जनाब, नीचे से ऊपर जाना पोटेंशियल एनर्जी होता है आउटपुट। तो आउटपुट है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है। सही जनाब। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखिए पावर भी दी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी भी अभी अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेट करके आए हुए हैं। तो इसके टाइम को कैलकुलेट करना मजाक होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे जी। पावर गिवन है, mgh ऊपर ऊपर निकाला हुआ है, टाइम कैलकुलेट करना है, आप सवाल कर सकते हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ। जल्दी से आ रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन का ये आज आखिरी दिन है। हम 2 दिन कर लेंगे स्ट्रक्चर क्वेश्चन में, लेकिन इसकी एमसीक्यूज इतनी मुश्किल है, एमसीक्यूज में टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, वर्क एनर्जी पावर की एमसीक्यूज बहुत मुश्किल है। आ रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक चाइल्ड है, उसका वेट 330 न्यूटन है, और स्लाइड के टॉप पर बैठा हुआ है, और स्विमिंग पूल नीचे है, वगैरह वगैरह। अब हो क्या रहा है तो जरा देखें। चाइल्ड ने मूव करना शुरू करा फ्रॉम रेस्ट, और वो लोएस्ट पोजीशन पर आया, फिर वो 4 मीटर नीचे आ गया, और 4 मीटर नीचे आने के बाद फिर चाइल्ड कंटिन्यू कर रहा है वाई की तरफ, और जब स्लाइड से कोने पर पहुंचा, वाई पर पहुंचा, तो ये 1.1 मीटर ऊपर आ चुका था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चाइल्ड वाई पर है 540 जूल। ठीक है ना, अभी उसने बात बताई हुई है। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट पॉइंट एक्स एंड एट पॉइंट वाई। ठीक, सवाल मेरे ख्याल में बहुत आसान है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और आप सारे बच्चों से कहूंगा बेटा इस सवाल को अभी अभी मुझे करके दिखाएं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बेटा। मैं बैठा हुआ हूँ आपके साथ में, क्लास खत्म नहीं कर रहा,